and the notice or demand order under section 73 only pertains to interest or penalty involved. सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी है तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमने क्या इंटरप्रिटेशन किया था? हेलो, तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है। और दो नए सर्कुलर 15 अक्टूबर 2024 को आए। एक सेक्शन 128A का सर्कुलर नंबर 238 और एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का बेनिफिट कैसे लेना है उसका सर्कुलर नंबर 237। तो हम लोग सबसे पहले सर्कुलर नंबर 238 कर रहे हैं जो सेक्शन 128A का है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। अब ये आखिरी सर्कुलर का जो वेट कर रहे थे वो आ चुका है, तो लेट अस डिस्कस दैट 120। तो सर्कुलर नंबर 238 डेटेड 15 अक्टूबर 2024 और इसमें जो ये क्लैरिफिकेशन 128A का, इसमें जो शुरुआत के 1.3 ये सब वो प्रोविजंस हैं सेक्शन 128A के रूल 164 के, वो सारे प्रोविजन इसमें लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसमें नहीं जा रहे, हम लोग सीधे इसके नीचे जो क्लैरिफिकेशन लिखे हुए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये इससे पहले जितने भी थे हम लोग सब कर चुके हैं यहाँ पर। Further, the following issues with respect to availing the benefit of waiver of interest or penalty are both provided under section 128A are also clarified hereby. Whether the benefit provided under section 128A will be applicable to taxpayers who have paid the tax component in full before the date on which the said section has come into effect. बताइए हमने क्या एनालिसिस किया था। अगर आप इस सेक्शन के आने से पहले यानी कि DRC 01 से पहले, DRC 07 से पहले, बहुत पहले इन्वेस्टिगेशन के वक्त, ऑडिट के वक्त अगर आपने पूरा टैक्स जमा करवा चुके हैं तो आपको 128A का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या इंटरप्रिटेशन किया था हमने? अरे कह दीजिए। नहीं मिलेगा, यही मिलेगा, यही इंटरप्रेट किया था। तो अवेलेबल है, कभी भी पेमेंट किया हो 31 मार्च 2025 से पहले पेमेंट होना चाहिए। कभी भी पेमेंट किया और कैसे भी पेमेंट किया, DRC 03 से किया हो या फिर पे बाय डिमांड से किया हो या GSTR 3B से किया हो, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इन दिस रिगार्ड इट इज टू बी मेंशन दैट ऑल सच अमाउंट पेड towards the said demand up to the date notified under section 128A1 और notified क्या है 31st March 2025 है, irrespective of whether the said payment has been done before 128A comes into effect or after that, irrespective of whether such payment was made before the issuance of the demand notice or demand order or after that, shall be considered, मतलब शोकॉज नोटिस से पहले किया हो या डिमांड DRC 07 के बाद किया हो, shall be considered as paid towards the amount payable as long as the said amount has been paid up to the date notified वगैरह वगैरह लिखा हो। Whether amount recovered by the tax officers as tax due from any other person on behalf of the taxpayer against a particular demand can be considered as tax paid towards the same for the purpose of section 128A। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल लिया था ABC और वो थर्ड पार्टी से रिकवर कर लिया जाता है तो क्या माना जाएगा कि टैक्स पे हो चुका है? क्या कहा था हमने? हेलो, माना जाएगा। Yes, the said amount recovered by the tax officers as tax due from any other person on behalf of the taxpayer against a demand shall also be considered as the tax paid towards the said demand for the purpose of section 128A, provided the same has been recovered on or before the date notified. अब यहाँ आइए, whether the amount recovered by the tax officers as interest or penalty or both pertaining to डिमांड अंडर सेक्शन 73 पर्टेनिंग दिस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द। देखिए अब क्या इसमें कह क्या रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर कर लिया गया है तो क्या ये मान लेंगे कि ये इंटरेस्ट पेनल्टी टैक्स के लिए रिकवर हुआ है? हेलो, तो इसमें कह रहा है अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी रिकवर किया हो तो उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी ही मानेंगे, टैक्स की रिकवरी नहीं मानेंगे। नो, इट इज मेंशन दैट एज पर द थर्ड प्रोविजन टू दिस नो रिफंड ऑफ सच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ इज अवेलेबल अकॉर्डिंगली एनी अमाउंट पेड बाय द टैक्सपेयर और रिकवर्ड बाय द टैक्स ऑफिसर इंटरेस्ट और पेनल्टी कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट। अब इसका मतलब है, अंदर का मतलब ही बताता हूँ, एक मिनट। मान लीजिए टैक्स 100 रुपया, इंटरेस्ट 20, पेनल्टी 10 और आपकी रिकवरी हुई है ITC में क्या था? I, C और S, करेक्ट। अब ये जो रिकवर कर पाया है वो 10 I का रिकवर पाया, C इसका, S इसका। ये जो 10-10-10 है, इज दिस रिकवरी इज अगेंस्ट टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। क्या कैश लेजर में आपके पास पैसा पड़ा हुआ था? कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ था वो I, C और S के अकाउंट में पड़ा हुआ था, इंटरेस्ट और पेनल्टी के अकाउंट में नहीं पड़ा हुआ था।
तो इसमें भी 10-10 रुपए से रिकवरी हुई है, तो इसको आप क्या मानेंगे? इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिकवरी हुई है या टैक्स की रिकवरी? टैक्स टैक्स की रिकवरी। कोई और? Sir, anyway, recovery is first Penalty deemed interest as so towards cannot be recovered tax from only. tax. एक मिनट अरविंद जी, पहले आप बोलिए। Any tax, any due recovered should be first adjusted towards tax only. फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड टैक्स ओनली। ओके, कौशिक जी। Tax, so interest and penalty, how it can be adjusted from tax? Tax can be only paid for tax only. Interest and penalty to be paid in cash. अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए थर्ड पार्टी रिकवरी हुई है, थर्ड पार्टी रिकवरी, उसके बैंक से 30 रुपीज रिकवर हो गया। ये 30 रुपीज क्या होगा? टैक्स की रिकवरी, इंटरेस्ट की रिकवरी, पेनल्टी की रिकवरी? बैंक से होने से तो इन हो सकता है। टैक्स रिकवरी होनी चाहिए थी। एनीवन? जितेंद्र जी। पहले पेनल्टी आएगी, फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर बाद में लास्ट में बचे तो टैक्स। ठीक है, टैक्स में होना चाहिए सर, पहले टैक्स में होना नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए ना। हाँ सर, जो रिकवरी करेगा उसमें क्या करें अन्वेश? रिकवरी प्रोविजन कहीं कुछ लिखा है कि रिकवरी प्रोविजन? अभी देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। यस अन्वेश। I'm not very clear as to, because only in section 49 from the taxpayer's point of view they have told what I should pay, but not from a recovery mechanism, or I'm unable to recollect where this provision is, sir. Okay, let us We have to read. read the provision. Yes, sir. 49 कहाँ मिलेगा? The 49 subsection 8, sir. इसमें भी नहीं नजर आ रहा। No, sir. This is when 49 only casts the burden or the responsibility to the registered person that whenever he is paying his liability out of self-assessment, then first he should pay off the past period tax, past period interest, past period penalty, whatever the other dues are. Once that is done, current period tax and other dues. That is the order. This is only for a taxpayer. However, when we look at the language of section 79, there is no distinction between tax, interest and penalty. Everything put together becomes amount payable. So there is no order that is given to the officer to recover tax first, then interest, then penalty. He can recover anything first. Ideally, as per income tax also, the first they adjust with interest, then penalty and then tax. कहीं तो लिखा होगा। Yes. क्या लिखे? 1000 मैच होगा। इससे सर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट लिखे ना सर, रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, उससे नहीं आएगा, सीक्वेंस है ना। सेक्शन 49 में ही होना चाहिए था, 49 में नजर नहीं आ रहा। ये सब कहाँ डिफाइंड है? टैक्स ड्यूज 49 में ही डिफाइंड है। Tax dues means the tax payable under this act and dues and does not include interest, fee and penalty. Other dues means interest, penalty, fee or any other amount payable. Self-assessed tax and other dues related to returns of previous tax period, यानी कि past period का tax और other dues adjust होगा। फिर current period का self-assessed tax and other dues में पहले tax adjust होगा या other dues adjust होगा? ये तो लिख ही नहीं रहा। सर इसमें सेक्शन में जो लैंग्वेज लिखी है टैक्स एंड अदर ड्यूज, तो यहाँ तो ये लग रहा है कि भी पहले टैक्स ही एडजस्ट होना चाहिए। एक्साइज का किसी को याद है? एक्साइज या सर्विस टैक्स में क्या हो रहा था? अच्छा है। The implication of this subsection is that for admitted liabilities, no SCN and adjudication need to be undertaken. तो ट्रांजिशन वाला है। बख्शेटी जी। हाँ सर मिला आपको? मैं ढूंढ रहा हूँ सर। बक्सिटी जी इज अवर रेडी रेफरेंस सर। कहाँ मिलेगा? किसी को आइडिया? ये भी नहीं। But what exactly that we are searching, sir? Suppose if there is a rupees 30 withdrawal, then it will be first adjusted towards interest, penalty and then tax, or what is the sequence of adjustment? Would it not flow from, if it is compulsory recovery, would it not flow from form DRC 01D, sir? Like, wouldn't it be written there? No, when they are, again explain you what is the problem. Suppose DRC 07 is there, correct? Yes. Tax 100, interest 100, penalty 100. You are able to recover only rupees 50 from the third party. This is on account of which tax, interest or penalty? No clarity, correct. And I got the query. Suppose there is a recovery of rupees 100, then this rupees 100, I am saying that all tax has been paid. But this circular is saying, no, we won't adjust with tax. The officer had adjusted first towards interest. So we are looking कि ये जो 100 रुपया है वो पहले कहाँ से एडजस्ट होगा? इंटरेस्ट से होगा, टैक्स से होगा? टैक्स से हुआ तो ये तो माफ हो जाएगा ना। हेलो, Yes. तो अब कहाँ मिलेगा? 79(3) में क्या लिखा है?
सर प्री डिपॉजिट में तो टैक्स ही आता है पहले। प्री डिपॉजिट में टैक्स, क्योंकि उसमें प्री डिपॉजिट में आपको टैक्स ही जमा करना होता है, इंटरेस्ट और पेनल्टी है तो उसको जमा भी नहीं करना आपको। राइट सर। जो सर थर्ड पार्टी से रिकवरी होता है उसमें क्या नहीं हो रहा है कि मैंने क्या किया है? बहुत प्रॉब्लम है। ओ सरफराज जी बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आपके एंड में। सर ये सर्कुलर ये बोल रहा है कि नहीं होगा, तो इसका मतलब इन्होंने भी कहीं से देख के लिखा होगा ना कहीं प्रोविजन होगा, बाकी अगर होता तो। सर जो इनकम टैक्स में आउटस्टैंडिंग डिमांड एडजस्ट होता है सर, वो ग्रॉस पे ही होता है ना सर, वहां पे तो कोई बाइफरकेशन नहीं है। नहीं, वहां पर तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेनल्टी वो तो साफ साफ इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। वो तो बाइफरकेशन पर्पस के लिए है, लेकिन जब एडजस्टमेंट होता है तो ग्रॉस अमाउंट के साथ होता है। मींस अगर 100 नहीं नहीं नहीं, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इनकम टैक्स में तो साफ साफ लिखा हुआ, पहले ये वाला इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट भी बाइफरकेट किया हुआ है, पहले 234 ABC फिर 220 का इंटरेस्ट, इस तरह से उन्होंने पूरा बाइफरकेशन किया हुआ, आप पढ़िएगा उसको। आइए खैर कोई बात नहीं, जब मिलेगा तब देखेंगे हम लोग दोबारा कर ये वाला कर। मैं यहाँ लिख जरूर देता हूँ, whether the amount recovered by the tax officers as interest or penalty or both pertaining to, अब देखिए ये लिख रहा है as interest or penalty or both pertaining to demand under section can be adjusted against tax amount payable towards the demand। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑफिसर जब रिकवर किया, मान लीजिए 30 रुपीज रिकवर किया, वो सबसे पहले कहाँ एडजस्ट किया है, तो वो डॉक्यूमेंट में लिखता है, कोई भी डॉक्यूमेंट में वो लिखेगा कि आई एम एडजस्टिंग दिस फर्स्ट विद इंटरेस्ट देन विद पेनल्टी एंड नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड विद टैक्स। वो डॉक्यूमेंट में जरूर लिखेगा, सर्विस टैक्स ये सब के आप शो कॉज नोटिस और ऑर्डर देखिएगा, व्हाई नॉट टू अप्रोप्रिएट दिस अमाउंट एज टैक्स, व्हाई नॉट टू अप्रोप्रिएट दिस अमाउंट एज इंटरेस्ट, इस तरह से वो लिखता है। It is mentioned that refund नहीं मिलेगा, accordingly any amount paid by the taxpayer or recovered by the tax officer as interest or penalty cannot be adjusted towards the amount। तो ये तो कह रहा है कि रिकवरी होगी तो एज इंटरेस्ट और पेनल्टी, लेकिन ऐसा जरूरी है नहीं। आगे अच्छा, अब ये देखिए, whether the benefit provided under section 128A will be applicable in cases where the tax due has already been paid and the notice or demand order under section 73 only pertains to interest or penalty involved। सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी है तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमने क्या इंटरप्रिटेशन किया था? हेलो, मिलेगा सर। इसका भी मिलेगा, क्योंकि हमने सिंपल ये कहा था कि अगर 31 मार्च 2025 से पहले अगर पेमेंट हो गया है सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का तो भी मिलेगा। लेकिन इसमें कैच कर दिया कि अगर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न का इंटरेस्ट है तो उसका बेनिफिट नहीं दे, लेकिन रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट है तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। Where the tax due has already been paid and the notice or demand orders under section 73 only pertains to interest or penalty involved, the same shall be considered for availing the benefit of section 128A। However, the benefit of waiver of interest and penalty shall not be applicable in cases where the interest has been demanded on account of delayed filing of returns or delayed reporting of any supply in the return, यानी कि इनवॉइस अप्रैल का आपने मई में शो किया, as such interest is related to demand of interest on self-assessed liability and does not pertain to any demand of tax due and is directly recoverable under this। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब जो 75 सबसेक्शन 12 में आ गया उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, भले उसका 73 का ही नोटिस क्यों ना हो? यस और नो? यस। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए 1 वर्सेस 3B है, 1 में 100 है और 3B में 80 है, 20 रुपीज का शॉर्टफॉल है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। करते हैं तो इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। तो नहीं मिलेगा। ये कह रहा है कि आपने अगर इनवॉइस लेट रिपोर्ट किया है, यहां पर तो आपने इनवॉइस को सही रिपोर्ट किया लेकिन 3B में कम पे किया है, तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए ना, हाँ या ना? सर सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है ना ये तो। सर सेम केसेस में आरसीएम की लायबिलिटी अगर अभी निकाली तो वो भी तो कंसीडर होगा ना? देखिए ऐसा तो हर चीज सेल्फ असेस्ड है, आप समझिए इस चीज को। नहीं सर, सेक्शन 73 के सामने है ना ये। अच्छा मैं फिर से पढ़ता हूँ। Where the interest has been demanded on account of delayed filing of returns or delayed reporting of any supply in the return। इसका मतलब ये जो पूरा सर्कुलर है, क्या मैं इस ये डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न या डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ एनी सप्लाई के बियॉन्ड जा सकता हूं? यस और नो? दो केसेस, इसमें वर्ड इंक्लूडिंग नहीं लिखा हुआ, सच एज नहीं लिखा हुआ, बाय वे ऑफ एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, कैन आई गो बियॉन्ड दीज टू एग्जांपल्स? यस और नो? तो आप समझिए सिर्फ यही दो है। अगर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कारण आपसे इंटरेस्ट मांगा जा रहा है या डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ एनी इनवॉइस के कारण आपसे इंटरेस्ट मांगा जा रहा है, तो आपको इन्हीं दो कारण के कारण आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको केस बड़ा इंटरेस्टिंग दिखलाता हूँ। सर मेरे पास जो एक केस था वो पाटलिपुत्रा एसबी इंडिकॉन वाला में है,
तो एक में अभी भी हम लोग जमा नहीं किए इंटरेस्ट पेनल्टी, तो वहां तक कि शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब टर्नओवर मिसमैच का था ससुर। तो उसमें बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने हम लोग 3 में 100 रुपया दिखाया, बैलेंस शीट में 200 रुपया था। हाँ, तो इसका तो बेनिफिट मिलेगा ना। लेकिन ऑफिसर लोग का इंटरप्रिटेशन है कि 50-3 में अगर नोटिस गया है आपको 73 में, फिर 50-3 वो लिखते हैं नीचे में जाके, तो मुश्किल है मिलना। 50 दिन में रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी तो 73 के थ्रू ही होगी। और एक बात और बता दूं, आप इंटरेस्ट की लायबिलिटी ऑटोमेटिक है, याद रखिएगा, आपको खुद ब खुद देना है। लेकिन अगर इंटरेस्ट डिस्प्यूटेड है, जैसे रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, हम कह रहे हैं कि एवरी मंथ में आपको बैलेंस चेक करना, उस पर इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन वो करते क्या है कि वो पूरे के पूरे रॉन्ग अवेलमेंट में, मान लीजिए 100 रुपया है पूरा का पूरा, किसी भी मंथ अगर जीरो हो गया बैलेंस, तो वो पूरा फिर 100 रुपए पे इंटरेस्ट निकालने लगते हैं। याद है ना, ये सब केसेस हमने किए हुए हैं। यस सर, यस सर। मैं एग्जांपल के रूप में बता दूं, मान लीजिए आपने अप्रैल महीने में 100 रुपए का रॉन्ग अवेलमेंट किया, यूटिलाइज नहीं किया। फिर मई में आपका जो बैलेंस बच गया वो 80 रुपीज बच गया, तो आप कितना यूटिलाइज कर लिया आपने? 20। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 20 कहाँ पर लगेगा? 20 पे लगेगा। पर मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट करना। फिर 70 हो गया, फिर 30 पे लगेगा, फिर 60 हो गया, फिर 40 पे लगेगा। ऐसे लगा। मान लीजिए बैलेंस जीरो हो गया तो फिर 100 पे लगेगा। लेकिन मान लीजिए किसी मंथ में आपने क्रेडिट फिर से रीअवेल कर लिया, कोई नया क्रेडिट आ गया और इसमें फिर 120 हो गया बैलेंस, फिर इंटरेस्ट लगेगा? नो, फिर नहीं लगना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेट होगा। अब ये डिपार्टमेंट करता क्या, बोले नहीं सर ये तो नया है, ये वाला आपने यूटिलाइज कर लिया है, तो हम पूरा का पूरा 100 रुपए पे, मतलब यहां तक करेगा, फिर इसके बाद हर महीने 100 रुपए वो कैलकुलेट करने लगता है। अरे भाई साहब, मैं जब रिकवरी करता हूं, मतलब मैं जब अगर रिवर्स करूंगा तो कौन सा इंटरेस्ट, कौन सा आईटीसी रिवर्स करूंगा? आप मुझे रिवर्स करने के लिए कहेंगे, मान लीजिए 3 साल बाद आपने रिवर्स करने के लिए कहा, तो कौन सा आईटीसी रिवर्स करने के लिए कहेंगे आप? हेलो, ये वाला या जो नया आईटीसी मेरे पास पड़ा हुआ वही वाला रिवर्स करूंगा, या हेलो जी सर, नया वाले ही रिवर्स करूंगा? जब मैं नया वाला रिवर्स कर सकता हूं तो नया वाला जो आईटीसी आप उसको यूटिलाइज क्यों मानते हैं? चलिए, तो ये सब केसेस भी है। दूसरा एक केस, हमने एक मार्च का इनवॉइस था, उसको हमने शायद अप्रैल में दिखला दिया जीएसटीआर 1 में, और उसका पेमेंट सितंबर में हुआ है। मार्च का इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अप्रैल में दिखलाया, लेकिन 3B से जो पेमेंट हुआ वो सितंबर में हुआ है। इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ एनी सप्लाई इन द रिटर्न। तो मार्च का इनवॉइस मैंने अप्रैल में दिखलाया, तो इसका 1 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अगर सितंबर में पेमेंट किया है तो ये डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइस नहीं है, ये 1 वर्सेस 3B है, और 1 वर्सेस 3B है तो इसका बेनिफिट मिलेगा। हेलो, अरे आ रहा है समझ में आप लोग को? लेट फाइलिंग 3B होने से मिलेगा क्या? नहीं, 3B लेट फाइल नहीं किया हुआ है, 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्च का इनवॉइस है, अप्रैल में शो किया, तो ये डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ एनी सप्लाई इन द रिटर्न आ गया। इस 1 मंथ का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैंने इस अप्रैल में जीएसटीआर 1 में 100 रुपया नजर आ रहा था और 3B में मान लीजिए 0 नजर आ रहा था। मैंने अल्टीमेटली ये 100 रुपया भी सितंबर में पे किया है, तो मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या ये लेट फाइलिंग ऑफ 3B नहीं है? सितंबर का रिटर्न मैंने 20 अक्टूबर को ही फाइल किया था। हेलो, पेमेंट डिले किया, पेमेंट डिले हुआ, अप्रैल का पेमेंट मैंने सितंबर में, तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अरे इस सर्कुलर के हिसाब से तो मिलेगा सर, 2 पॉइंट कवर हो रहे हैं, वो पहले महीने में नहीं मिलेगा। 2 ही पॉइंट कवर हो रहे हैं ना, इससे ज्यादा पॉइंट कवर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये 2 पॉइंट। 2A वर्सेस 3B का बेनिफिट आपसे आईटीसी रिवर्स करवाता है, 2A वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है तो उसका इंटरेस्ट भी मांगता है, तो उस इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हेलो, मिलेगा सर, मिल जाएगा ना। तो आप ये याद रखिएगा, सिर्फ यही 2 पॉइंट है, इसको बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसके बियॉन्ड जाएंगे तो हर पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ऑफिसर एक भी 73 का बेनिफिट आपको नहीं दे। अब सवाल ये उठता है, क्या इसका बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ एनी सप्लाई इन द रिटर्न, सेक्शन 73 में अगर इसका इंटरेस्ट मांगा गया तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पहले ये बताइए। इन्होंने तो मना कर दिया। मिलना चाहिए सर, लायबिलिटी तो उसी पीरियड की मिलना चाहिए ना इसका भी बेनिफिट, लेकिन इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया 75 सबसेक्शन 12 सेल्फ असेसमेंट के कारण है, तो ये तो गलत है। अब ये गलत है तो इसको कैसे चैलेंज करेंगे आप? मान लीजिए आपने अप्लाई किया, आपको SPL 05 आ गया, रिजेक्शन ऑर्डर आ गया है, इसके अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं। हेलो, इसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं?
हाँ क्यों नहीं। इतने सारे सेशन किए, लेकिन इसके अगेंस्ट अपील में आप एफए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या डिसीजन देगा बताइए, रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा? अरे कहिए, रिजेक्ट कर देगा वो, रिजेक्ट करेगा। सर्कुलर तो इसके ऊपर भी बाइंडिंग है, फर्स्ट डिपार्टमेंट के रिकॉर्डिंग लोग चलता है। यस, इन्हीं के ऊपर बाइंडिंग है। अब अगर ये रिजेक्ट कर देता है, APL 04 से रिजेक्ट कर दिया, क्या इसके अगेंस्ट आप अपील में जा पाएंगे? ट्रिब्यूनल, यस सर। इसके अगेंस्ट अपील में जा पाएंगे? यस सर। नहीं, नो सर, कोर्ट में जाना पड़ेगा सर, इसके अगेंस्ट अपील में नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये आपके लिए भी बाइंडिंग हो गया ये पूरा का पूरा। अगर आपको वाकई में इसका भी बेनिफिट चाहिए तो किसी न किसी को रिट फाइल करना पड़ेगा चैलेंजिंग दिस सर्कुलर, तब जाके ये सर्कुलर चेंज होगा, तब जाके कोई बेनिफिट मिल पाएगा। हेलो, हमें समझ में आया आप लोग को? सर हाईकोर्ट के बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है। चेंज नहीं होगा ना, वो जब तक CPSC नहीं करेगी तो। तो रिठी एक उपाय है। हाईकोर्ट के ऑर्डर पे तो होगा नहीं चेंज। अरे जब सर्कुलर ही ये क्वैश हो जाएगा तो कैसे नहीं हो जाएगा? जब तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा सर। हाँ चलो सुप्रीम कोर्ट ही मान लेते हैं, मतलब कोर्ट से हो जाएगा ना। लेकिन कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए 128A और रूल 164, अगर किसी को भी लगता है कि ये बहुत केक वॉक है इसका बेनिफिट लेना, तो ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आएंगे जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे। अफसर कुछ बोल रहा होगा, आप कुछ बोल रहे होंगे, तो अच्छे तरह से स्ट्रैटेजी बना के इसका बेनिफिट, इस स्कीम का बेनिफिट जितने लोगों को आप दिला पाए उतना अच्छा है। आज कोई भी लेट फाइलिंग करेगा तो मिलेगा तो नहीं ना? भी लेट फाइल करेगा तो नहीं मिलेगा, करेक्ट। उसका जो इंटरेस्ट होगा नहीं मिलेगा। तो सर इसमें लेट पेमेंट टू सप्लायर्स का कवर होगा आपके हिसाब से? यस, बिल्कुल होगा। मतलब सर्कुलर में ये कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है इसलिए? नहीं, देखिए सर्कुलर में यही दो है, उसके अलावा है ही नहीं। लेट पेमेंट टू सप्लायर्स कवर्ड। और सोच लीजिए, whether the benefit under section 128A is available if the taxpayer intends to avail partial waiver of interest or penalty or both on certain issues by making part payment of amount demanded in the notice statement, this is an option to litigate the remaining issue। मतलब 5-6 इश्यू है, एक का पेमेंट करना चाह रहे हैं, बाकी का नहीं करना चाह रहे हैं, नो है, मतलब पूरा पेमेंट कीजिए तभी होगा। मल्टीपल पीरियड्स का है तो भी आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये भी खत्म है, होल ऑफ द पीरियड कवर्ड। लेकिन आपको बेनिफिट तो उसी 3 साल का मिलेगा फर्स्ट ईयर्स, बाकी का आपको खत्म करना होगा। अच्छा, एरियोनियस रिफंड वाला है तो एरियोनियस रिफंड को छोड़ के बाकी का पेमेंट कर दीजिए, मिल जाएगा। और बाद में अगर ऑर्डर में टैक्स एनहांस होता है तो जो एनहांस टैक्स है उसका पेमेंट करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो सारा का सारा ये वॉइड हो जाएगा। ये सब हम लोग कर चुके हैं आपके साथ। अच्छा, कोर्ट में है तो विड्रॉ कीजिए और फिर अप्लाई कीजिए। IGST और कंपनसेशन सेस है तो मिलेगा। इरेगुलरली अवेल ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। लेट फी रिडम्पशन फीस का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपके 73 में लेट फीस भी है तो आपको लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा, यस और नो? Hello. Yes. So how a late fees, redemption fees are not covered under the waiver provided under section 128A, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सर कभी भी 73 का जो समरी नोटिस आता है उसमें 73 ही लिखा रहता है, 122, 125 लिखा ही नहीं रहता है समरी में। लेट फीस नहीं लिखा होता है। जैसे लेट फी के लिए वो अलग सेक्शन है ना, या पेनल्टी के लिए, तो जो समरी जो डाउनलोड करते हैं पोर्टल से उसमें कहीं नहीं लिखा रहता है। 73 लिखा रहता है, ऑप्शन लोग लिख देते हैं अपने, वो डिस्क्रिप्शन बनाते हैं वो नहीं। तो रिकवरी अगर लेट फीस का हो रहा तो 73 में हो रहा तो 73 लिखेगा, और क्या चाह रहे हो? जैसे 73 में सर क्या 3 इशू लेट फी तो 73 में कैसा? अब जाके मेरे को ऑफिसर बोलता है कि आप कैश लेजर में टैक्स जमा करा दो, मैं रिकवर कर लेता हूँ। मुझे वो लगता है कि इंटरेस्ट का ही उसका प्लानिंग है रिकवर करने का। किस केस? एक केस हमारा था सर जिसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं 128A का, ऑर्डर हुआ था 18-19 का। अच्छा, 31 अगस्त को। वो बोल रहा है कि आप टैक्स खाली कैश लेजर में जमा करा दो, मैं रिकवर कर लेता हूँ। तो मुझे इसका इंटेंशन गलत लग रहा है अभी सब देख के। ये देखिए है तो इसमें लेट फीस समरी और अदर्स भी है। चलिए उस पर बाद में आएंगे कि 73 में लेट फीस हो सकता है नहीं हो सकता, हम लोग बाद में आएंगे। वेदर पेमेंट टू अवेल वेवर अंडर दिस कैन बी मेड बाय यूटिलाइजिंग ITC, यस। इंपोर्ट करते हैं उस पर जो IGST देते हैं, क्या उसका वेवर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि IGST इज ए कस्टम ड्यूटी उस जब इंपोर्ट के वक्त तुम लो। 16/6 का अगर इशू है तो 16/6 को बेनिफिट को हटा के जो बचा हुआ अमाउंट है वो पेमेंट करना पड़ेगा।
पेमेंट क्या वो DRC 03 में पेमेंट करना पड़ेगा क्या? हाँ, जो भी है पे बाय डिमांड जो भी। अच्छा, DRC 03 से अगर आपने पेमेंट किया तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा DRC 03A में, यस वो देना पड़ेगा। सर बाकी DRC 03 लाइव हो गया है क्या? देखना पड़ेगा, मैंने देखा नहीं है। सर ये मल्टीपल इश्यू में सर ऑफिसर खुद एग्री कर रहा है कि गलत ऑर्डर हो गया है, तो उस केस में मेरे को फिर टैक्स अमाउंट फुली भरना पड़ेगा? या तो देखिए आप क्या कीजिए, अगर मल्टीपल इश्यूज हैं तो अगर रेक्टिफिकेशन से कोई इशू ड्रॉप हो सकता है तो ड्रॉप करवाइए, बाकी के लिए इंटरेस्ट पेनल्टी माफ कीजिए। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए आपको ये अगर बेनिफिट चाहिए तो आपको अफसर के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप? यू कैन नॉट चैलेंज, ये सारा पावर किसके पास है? ऑफिसर के पास है। तो यू हैव टू बी नॉट इन द लिटिगेटिव मोड बट टू फॉलो द प्रोसेस। जो अफसर कह रहा है उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। बहुत ज्यादा लिटिगेटिव मोड में रहेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाए। एक एक नोटिस को अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा। दूसरा, एक अन्वेष एक बात कह रहा था, ए नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 173 और स्टेटमेंट दिस एंड वेयर नो ऑर्डर, यानी कि सिर्फ DRC 01 है, यहाँ पर एन ऑर्डर पास अंडर दिस एंड वेयर नो ऑर्डर इज दिस, इसका मतलब अपील में जाना जरूरी है अन्वेष। यस, तो मैंने ये कहा था DRC 07 है, अपील में नहीं भी गए हैं तो भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अपील का पीरियड एक्सपायर कर गया तो भी बेनिफिट मिलेगा, ये मैंने बताया था आपको। यस, यहाँ पर अन्वेष इसको एंड की तरह ले रहा था और ये लोग बट कह रहे हैं। तो ये अगर सिर्फ DRC 07 भी है, अपील पेंडिंग, अपील में गए नहीं है लेकिन ऑर्डर है आपके पास, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक बार पढ़ लीजिए, वेयर एन ऑर्डर हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 73 बट वेयर नो ऑर्डर हैज बीन इशूड बाय द अपीलेट अथॉरिटी 108। तो इसका मतलब आप क्या निकालेंगे कि बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मिलेगा। देखिए, ये एक, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेनिफिशियल सर्कुलर है तो इसको बेनिफिशियल ही इंटरप्रेट करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, 16(4) का बेनिफिट कैसे मिलेगा वो बता देते हैं आपको। sir, before we go to 16.4, if I may, हाँ प्लीज बताइए। the of the circular, if you are showing the list, if you may please go to query number 12 regarding. ये आवाज टूट के आ रही है रमेश। सर मैं बोल रहा था कि क्वेरी नंबर 12 ऑफ द सर्कुलर, हाँ जब जो हम देख रहे थे अभी ऑन लेट फी, हाँ हाँ, they're directing us that benefit is not available in relation to late fee, so that late fee has to be paid. यस। But I request you to go through section 128A, sir. कौन सा सबसेक्शन बताइए? Subsection 1 itself. कहाँ पर? उसमें जो AB subsection 1, right after ABC, they say that pertaining to the tax period from 17 to 20 or a part thereof, and the said person pays the full amount of tax payable as per the notice. So here the requirement is only to pay the full amount of tax payable. No interest, no penalty, no late fee. Correct. As per the notice or statement or so, Correct. on or before the due date as may be notified by the so and so. Under this, so they say that, no need to pay interest, no need to pay penalty. They don't stop there. Then they say that, and all proceedings in respect of the said notice or order or statement, as the case may be, shall be deemed to be concluded. So that all the proceeding will also involve late fee proceedings. Last but one line. ठीक है। अगेन अब नाउ सॉल्यूशन क्या है? No, सिर्फ टैक्स जमा करना ही उतना ही सर. No need to pay any late fees. नहीं Sir, they have also mentioned that after that line, subject to such conditions as may be prescribed. नहीं, prescribed Late fee is not a payment, not a condition in the rules. Payment of late fee is none of the condition in the rules. 164 cannot override this act. So what I agree this, but what is the solution now? Again, the same solution. What? Challenge in the High Court? Otherwise, you have to follow. Sir, also in relation to, again, just thinking out loud, somebody said that even officer is admitting that there is some mistakes in order. So, step number 1 would be to avail the benefit of this particular notification or the rule 164, pay all the tax, simultaneously apply for 161 rectification. If that rectification, नहीं, एक बार टैक्स पे करने से रिफंड कैसे देंगे वो? because उसमें जो 128A में जो restriction है, they say that no refund of interest or penalty will be available. They are not talking about जो भी आप, if you see that subsection 2 से पहले वाला sentence, last sentence of 128A1, रिफंड लेना डिपार्टमेंट से बहुत मुश्किल काम है।